नमस्कार, जन्मू गंजीराई से सरोज सिन्हा स्वास्थ्य चर्चा के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक गंभीर बीमारी निमोनिया के बारे में। दर्शकों, आमतौर पर सर्दी, खांसी और बुखार को हम अक्सर सामान्य बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दरअसल यही लक्षण कभी कभी निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं। निमोनिया फेफड़ों को प्रभावित करने वाली खतरनाक बीमारी है जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा जोखिम भरी मानी जाती है। आखिर निमोनिया के लक्षण क्या हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है और किन लोगों को इसका ज्यादा खतरा होता है, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर विकास जायसवाल जी से। निमोनिया क्या है, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, फेफड़े में जब कोई भी बाहरी जीवाणु से शरीर में आक्रमण होता है तो ये हवा के द्वारा लंग्स को प्रभावित करते हैं। कुछ लक्षण जैसे खांसी, छाती में दर्द या बुखार के साथ साथ अगर एक्सरे में कुछ दाग दिखते हैं तो उसको हम निमोनिया कहते हैं, और अगर ये लक्षण हैं तब भी हम उसे निमोनिया का सस्पेक्ट कह सकते हैं। रेडियोलॉजिकल कंफर्मेशन जरूरी है निमोनिया कहने से पहले। क्या निमोनिया सिर्फ सर्दी खांसी से होती है या इसके और भी कारण हैं? देखिए, जैसा कि बताया, निमोनिया कोई भी लंग्स का इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या पैरासाइट, इन किसी भी कारणों से, चाहे तो वो केमिकल निमोनियाइटिस, किसी केमिकल फ्यूम की वजह से अगर लंग्स में प्रभाव आता है जिसकी वजह से खांसी, छाती में दर्द, खांसी के साथ बलगम या सूखी खांसी, इसके साथ बुखार जैसे लक्षण आ रहे हैं और एक्सरे में कुछ उसमें प्रभाव दिख रहा है जिसको हम निमोनिया कह सकते हैं। कारण जानने के लिए हमें विभिन्न जांचें करनी पड़ती हैं। सामान्यतः हम जो देखने को मिलता है मौसम चेंज होने की वजह से, मोस्टली ये वायरस ओरिजिन में होते हैं और ये ट्रांजिएंट होते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी सही है, खान पान सही है और आपका इम्यून सिस्टम इसे ओवरकम कर जाता है तो बिना वजह, बिना सलाह एंटीबायोटिक न लें और इन लक्षणों को अपने फिजिशियन की सलाह से जानकारी लें। बैक्टीरियल, वायरल और फंगस निमोनिया में क्या अंतर है? देखिए, जैसा कि हम एनिमल किंगडम में जाते हैं तो बैक्टीरिया अलग है, वायरस अलग है और पैरासाइट्स और फंगस अलग अलग जीवाणु हैं। तो अगर ये तीनों लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं, लगभग सिम्टम्स, इनके लक्षण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी उसको किस तरह से टैकल करती है उस वजह से हम एटिपिकल सिम्टम अगर हैं तो हमारा सस्पेक्ट या जो सस्पिशन है अलग अलग हो सकता है। लेकिन कंफर्मेशन करके ये कहना कि ये फंगस है, वायरस है, बैक्टीरिया है या फिर पैरासाइट है, तो उसके लिए हम जो शरीर से जो खांसते समय जो बलगम आता है उसकी जांच करते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी के थ्रू हम ये देखते हैं कि जो जीवाणु है वो बैक्टीरिया है या वायरस है। वायरस कल्चर तो होते नहीं, तो बैक्टीरिया, फंगस और पैरासाइट्स ये हम पता कर सकते हैं कि किस वजह से है। और जब भी निमोनिया के लक्षण हैं, खास करके अगर बुखार हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, उसके साथ खांसी है, छाती में दर्द हो रहा है, तो अपने फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन के माध्यम से ये कंफर्म करें कि ये निमोनिया है कि और कुछ है। क्योंकि हमारे भारत में ट्यूबरकुलोसिस की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर ये बुखार या खांसी और छाती में दर्द, ये तीनों में से कोई एक भी हो सकता है, लंबे समय तक, खास करके 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रही है और कभी कभी खांसी में अगर खून आ रहा है तो इसको अनदेखा एकदम न करें, इसको अपने फिजिशियन के माध्यम से इसको कंफर्मेशन जरूर करें जिससे इसका दुष्प्रभाव और न बढ़े। सामान्य बुखार और निमोनिया के बुखार में कैसे फर्क पहचानेंगे? देखिए, जब भी बुखार होता है तो शरीर में कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन में कोई भी, जैसे अगर लंबे समय तक आपको कोई कनेक्टिव डिसऑर्डर हैं या कोई मैलिग्नेंसी है या किसी वजह से कोई शरीर में सूजन है या किसी अंग की बीमारी है तो बुखार हो सकता है। इसके अलावा मुख्यतः इन्फेक्शन, जैसे कि किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन शरीर में कहीं हो तो भी बुखार हो सकता है, या किसी भी पैरासाइट्स या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी बुखार हो सकता है। लेकिन निमोनिया टर्म्स जब भी आता है ये स्पेसिफिकली सिर्फ लंग्स के इन्फेक्शन के लिए आता है। तो लंग्स में जब भी इन्फेक्शन होता है
जिसमें 3 सिम्टम्स या लक्षण होने ज़रूरी हैं। खांसी, खांसी के साथ बलगम या बिना बलगम, खांसी के साथ बुखार आ रहा है, और तीसरा छाती में खांसते खांसते दर्द हो रहा है, और इसके साथ साथ एक्सरे करने पर उस पर कुछ दाग दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसे निमोनिया कहते हैं। बच्चों बुजुर्गों में इसके लक्षण अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए, हमारा शरीर के स्टेजेस अलग अलग हैं। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी अलग होती है, उनके शरीर में अंग अभी डेवलप हो रहे होते हैं, और बुजुर्ग अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुके होते हैं, उनकी इम्यूनिटी लोअर साइड होती है, या उनके इम्यूनिटी की गति जो होती है स्लो होती है, और उनके ऑर्गन के फंक्शन भी कम होते हैं। तो शरीर पे दोनों का रिस्पांस डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए बच्चों में हो सकता है जब भी हो शरीर में सांस तेज चलेगी, या खांसी होगी, या उनका खाना कम हो जाएगा, या दूध पी रहे हैं माँ का दूध पीना कम कर देंगे, थोड़ा सांस फूलने की वजह से शरीर कभी कभी नीला भी आ जा सकता है। बुजुर्गों में यही चीज़, खांसी के साथ बलगम सिर्फ हो सकता है, बुखार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या सिर्फ छाती दर्द हो रहा है, उनके भूख लगने की जो शिकायत है कम हो जाती है कि भूख लगना कम हो रहा है। और ये तीनों सिम्टम के साथ साथ कभी कभी उनका अगर ब्लड प्रेशर लो है तो चक्कर जैसे आने की संभावना भी रहती है। तो ये 3 सिम्टम खास करके खांसी, खांसी के साथ बलगम या बिना बलगम के खांसी, खांसी के साथ खून आना, या खांसी बलगम बुखार और छाती में दर्द होना, ये सब सिम्टम लंग्स के सिम्टम हैं। जब भी ये सिम्टम हो तो ये किसी न किसी लंग्स पैथोलॉजी को इंडिकेट करती हैं। और अगर ये सिम्टम के साथ साथ अगर कोई रेडियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी नहीं है, रेडियोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटी मतलब कि अगर एक्सरे या सीटी स्कैन पे कोई भी ओपेसिटी नहीं दिखाई दे रही है और ये क्लियर है, तो हमें और भी कारण हो, जैसे कि अपर एयरवेज के कारण, जैसे नाक में कोई इन्फेक्शन, साइनस में कोई इन्फेक्शन, या कान में इन्फेक्शन। लेकिन जब भी छाती में दर्द होता है तो कहीं ना कहीं ये लंग से जुड़ा होता है। तो अगर आपके एक्सरे और सीटी स्कैन नॉर्मल है तो हम उसी समय आपके सिम्टम के बेसिस पे अपर एयरवे के एग्जामिनेशन करते हैं कि कहीं आपके नाक ब्लॉक तो नहीं है, और आपके हेडेक बार बार तो नहीं हो रहा है, या फिर आपको लगातार कोल्ड जिसमें कि नाक से सिक्रीशन बाहर निकलना, येलो या पानी जैसे सिक्रीशन निकलना, तो ये साइनोसाइटिस की तरफ इंडिकेट करता है। तो इन लक्षणों को पहचानें ऑन द बेसिस ऑफ कि आपको क्या है इनमें से। उन लोगों को निमोनिया होने का खतरा ज़्यादा रहता है। देखिए, जैसा कि लंग्स में इन्फेक्शन को हम निमोनिया कहते हैं, तो जब भी निमोनिया होता है तो हमारे 2 ग्रुप हैं। एक तो होते हैं कि जिनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता वीक है या कम है। तो अब चूँकि भारत में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसके साथ साथ किडनी के मरीजों की भी संख्या है, लीवर के, और बुजुर्गों की पॉपुलेशन है, तो इनको हम वीक प्रतिरोधक क्षमता वाले ग्रुप में रखते हैं। और ख़ास करके जिन्हें खाने पीने की एबनॉर्मलिटी है, जैसे कि जिनका अल्कोहल का सेवन बहुत ज़्यादा है, स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग का सेवन ज़्यादा है, तो ऐसे केस में जहाँ लंग्स पर रेगुलर अटैक हो रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो उस कैटेगरी के मरीज भी या उनको भी निमोनिया का इन्फेक्शन होने का खतरा सामान्य लोगों से ज़्यादा होता है। या ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ धूल धुआं आपके वातावरण में है, जैसे पत्थर तोड़ने का काम हो गया, आप पेंटर हैं, या आप एक कारपेंटर हैं जहाँ लकड़ी की बुरादों के कण हमारे फेफड़े में हर समय जाते रहते हैं, या आप रोड वर्कर हैं जहाँ आपको तार के धुएं से आपको हर समय प्रभाव पड़ता रहता है, या ऐसे फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ धुआं उठता रहे, तो आपके लंग्स को काफ़ी वर्कलोड बढ़ जाता है, लंग्स की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, और उसकी वजह से हमें निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है। ठंड लगने से निमोनिया हो सकता है या सिर्फ भ्रम? देखिए, ठंड लगना क्या है, हमारे शरीर का एक जो तापमान है एक रेंज होता है जिसको हम 37 डिग्री के आसपास, पूरी शरीर उसको नॉर्मल रखने में पूरी कोशिश करती है। अब गर्मी में जैसे लू लगता है, वैसे अगर तापमान एक सामान्य टेम्परेचर से नीचे गिरता है तो हमारी बॉडी उसको ऊपर लाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन चूँकि ठंडी हवा सीधे लंग्स में भी जाती रहती है, तो वो उस लोकल
इम्यूनिटी को प्रभावित करती है, जिससे लंग्स का रिस्पांस में म्यूकस ज़्यादा बनता है और लंग्स में इन्फ्लामेशन की वजह से हमें खांसी या छाती में दर्द की समस्या हो सकती है। और ये अगर आपने इस टेम्परेचर को गर्म कपड़े पहनकर या गर्म वातावरण में जाकर ठीक नहीं किया और सही समय पे दवा नहीं ली, सलाह नहीं लिया, तो ये आपको भारी पड़ सकता है। निमोनिया की पुष्टि के लिए कौन कौन सी जांच जरूरी है? देखिए, निमोनिया डिफिनीशन ही बना है कि लंग्स में इन्फेक्शन किसी वजह से, चाहे वायरस, बैक्टीरिया, फंगल या पैरासाइट हो। तो पहली जांच और सबसे कॉमन जांच है कि पहले एक्सरे हम करते हैं। इसके अलावा ब्लड की सिंपल रूटीन जांचें जैसे सीबीसी, केएफटी, एलएफटी, ब्लड शुगर नॉर्मल है कि नहीं, इसकी जांचें हो सकती है। स्पेसिफिक अगर आपके निमोनिया सीवियर नहीं है, निमोनिया माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सही है, आपका रूटीन गड़बड़ नहीं हो रहा है, आप अपना काम कर पा रहे हैं और खांसी, छाती में दर्द या बलगम सामान्य आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, तो माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। नॉर्मल ओरल एंटीबायोटिक्स जो आपके फिजिशियन की सलाह पे है उसे पूरा करिए, रेस्ट करिए, हाइड्रेशन सही रखिए। और इसके अलावा अगर सीवियर कैटेगरी में है तो उसमें अलग अलग स्पेसिफिक जांचें होती हैं। बिना किसी फिजिशियन की सलाह का सीटी स्कैन न कराएं। जब आपको ज़रूरत है जिस जांच की, सीटी स्कैन, इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी, दूरबीन की जांच। अगर हमें नॉर्मल एंटीबायोटिक के कोर्स के बाद भी आपका खांसी या बुखार सही नहीं हो रहा है तो हम और स्पेसिफिक जांचों की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें ब्रोंकोस्कोपी या थोरेकोस्कोपी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसको किया जाता है। उसमें बलगम की जांचें हैं स्पेसिफिक, जो ये दिखाती हैं कि किस वजह से निमोनिया हुआ है। इलाज में देरी से निमोनिया जानलेवा हो सकता है? शरीर में कोई भी बीमारी हो, अगर एक समय से ज़्यादा उसको समय लेता है तो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या पैदा करता है और रिवर्सिबल चीज़ें इरिवर्सिबल हो जाती हैं। तो निमोनिया एक, हमारा लंग्स जो है पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, तो निमोनिया से ऑक्सीजन डिलीवरी हैम्पर होती है। उसका जो कोर्स है वो धीरे धीरे आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है। इससे आपके शरीर में जो ब्लड है उसका इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा है, तो सेप्सिस की कंडीशन हो सकती है। फिर चल के ये सेप्टिक शॉक हो सकता है, जिससे बीपी बहुत लो हो जाएगा और आपकी जान के खतरा भी रहेगा। तो निमोनिया जब भी हो या आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके डॉक्टर ने बताया, तो रेस्ट लें, प्रॉपर दवाएं लें, एंटीबायोटिक्स जो प्रिस्क्राइब की गई हैं उसका कोर्स पूरा करें। तो कोई भी निमोनिया सिंपल से सीवियर हो सकता है, उसको इग्नोर न करें। ठीक होने के बाद क्या फेफड़ों पर असर रह जाता है? देखिए, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है, तो कोई भी बीमारी अगर ठीक हो गई तो रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन अगर निमोनिया गंभीर हो गया, जैसे कि अगर ट्यूबरकुलोसिस का निमोनिया है, तो उसमें हमें जितने जल्दी हम मदद लेते हैं उतने जल्दी उसका डैमेज एरिया कम होता है, जिससे लंग्स की जब हीलिंग होती है फाइब्रोसिस न के बराबर होती है या नहीं होती। अगर लेकिन एरिया ज़्यादा है, आपने देरी की हुई है और आपका जब डायग्नोसिस हुई उस समय लंग्स में जो डिस्ट्रक्शन था ज़्यादा था, तो ठीक होने के बाद भी कुछ चीज़ें बची रह जाती हैं। जैसे कि हमने कोविड में देखा था, लोग ठीक होते थे, लंग फाइब्रोसिस की वजह से ऑक्सीजन लंबे समय तक चलता था। वैसे निमोनिया लंग्स की जो प्रॉब्लम है उसमें आपका अगर ठीक हो रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई भी लक्षण दोबारा न दिखें। लेकिन अगर सीवियर है, हो सकता है फाइब्रोसिस की वजह से थोड़े बहुत लक्षण आपको बीच बीच में आते रह सकते हैं। निमोनिया से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां जरूरी हैं? निमोनिया जैसा कि लंग्स में इन्फेक्शन, तो पहला रूल यही है कि लंग्स की क्षमता को जितना हम उसके उम्र के हिसाब से रखें उतना अच्छा है। तो सबसे पहला कि हम शुद्ध हवा में रहें। तो AQI जब भी ख़राब हो तो आप जब भी बाहर निकलें मास्क पहनें। अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं जिससे इम्यूनिटी वीक है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की कोई बीमारी, गठिया की कोई बीमारी, या बुज़ुर्ग हैं, तो आप ये ज़रूरी है कि इन बीमारियों को पहले तो कंट्रोल रखें। डायबिटिक है तो डायबिटीज़ अपने रेंज में रखें, आपकी जो ग्लूकोज लेवल है उसे रेंज में रखें। आप अपने खाने पीने में पूरा परहेज करें और जब भी हो आप रेगुलरली एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिससे लंग की क्षमता और वहाँ के जो सेल की क्षमता है अच्छी रहे।
जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, या प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे। ये देखें कि जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ का वातावरण शुद्ध हो। अगर उसमें कोई गैसेस या धूल निकल रही हैं तो आप मास्क या जो रेस्पिरेटरी मास्क होते हैं उसे ज़रूर पहनें। और वैक्सीनेशन अगर किसी बीमारी से, जैसे अस्थमा, COPD, लंग फाइब्रोसिस, डायबिटीज़ या किडनी, लीवर, किसी ऐसे क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित हैं तो आप निमोनिया के वैक्सीन, जो वायरल वैक्सीन है और बैक्टीरियल वैक्सीन है, इनका शॉट ज़रूर लें। क्या निमोनिया का टीका उपलब्ध है और किसे लगवाना चाहिए? तो उसमें ये अगर निमोनिया का टीका जो भी अगर क्रॉनिक बीमारी से पीड़ित लोग हैं उनको लेना चाहिए। अगर आप सांस की किसी बीमारी जैसे अस्थमा, COPD या आप स्मोकिंग कभी करते हैं तो आपको निमोनिया का वैक्सीनेशन ज़रूर कराना चाहिए। बच्चों बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास सलाह क्या है? बच्चों को यही सलाह है कि उनका जो टीकाकरण है समय से पूरा कराएं। उनका जो खान पान है, ये देखें कि जब बच्चे बड़े होते हैं जंक फूड की तरफ हमारी समाज जा रहा है, तो जंक फूड से हमारी इम्यूनिटी एक तो प्रभावित होती है, दूसरा ये है कि वो इन्फ्लामेशन जो शरीर में हो रहा है तो लंग्स को भी प्रभावित करता है। तो जो भी बीमारियां हैं आजकल, अस्थमा या स्लीप एपनिया, ओबेसिटी की वजह से ये सब बढ़ रही हैं। तो जब भी अगर हम बच्चों को जंक फूड देते हैं, ये सोचें कि ये इन्फ्लामेशन आपके लंग्स को भी प्रभावित करता है। आने वाले समय में जब भी मौसम चेंज होंगे या तो सिंपल जो वायरस और बैक्टीरिया होता है उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है या गंभीर हो सकता है। बुजुर्गों के लिए जब भी हो उनका वैक्सीनेशन पूरा उनका भी हो। निमोनिया के जो वैक्सीन हैं उनको ज़रूर लगाएं। वायरस के अगेंस्ट जो टीकाकरण है और बैक्टीरिया के, निमोनिया के अगेंस्ट जो टीकाकरण है उसे पूरा करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें, एरोबिक एक्सरसाइज। उम्र के साथ साथ 10 ml पर ईयर के हिसाब से हमारी लंग कैपेसिटी कम होती है आफ्टर 40 ईयर्स। तो लंग्स कैपेसिटी, जैसे हमारी मांसपेशियाँ हम जिम में जाते हैं मजबूत होती हैं, वैसे एरोबिक एक्सरसाइज से हमारे फेफड़ों की कैपेसिटी अच्छी रहती है और हमारे लंग्स मजबूत होते हैं। छोटे मोटे प्रभाव उनको प्रभावित नहीं करते। तो अगर बुजुर्ग हैं, आप जिम में नहीं जाते लेकिन घर पर बैठकर जो आसन, योग, प्राणायाम है इनको ज़रूर करें। और जो हमिंग एक्सरसाइज है जिसमें आवाज़ आती है, ओम या हमिंग, जो भी वर्ड्स हों उनको ज़रूर करें। उससे हमारे बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और हमारे लंग्स की कैपेसिटी और इम्यूनिटी दोनों अच्छी रहती है। क्या घरेलू नुस्खों से निमोनिया ठीक हो सकता है? देखिए, घरेलू नुस्खों मतलब कि जो हमारे किचन या घर में चीज़ें उपलब्ध हैं, ये दवाएं भी पौधों से बनती हैं। तो जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं या जो घरेलू नुस्खे हैं, हमारे प्रारंभिक दवाएं हैं। तो फूड इज़ द मेडिसिन। तो अगर जहाँ भी ज़रूरत पड़े उसे ज़रूर करें। लेकिन अगर सिम्टम और लक्षण सही नहीं हो रहे हैं तो इसकी सलाह अपने विशेषज्ञ चेस्ट फिजिशियन से ज़रूर लें कि ये हमारी खांसी, जुकाम बार बार क्यों हो रहा है, क्यों ठीक नहीं हो रहा है। घरेलू नुस्खों के करने के बाद भी अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो उसको ज़्यादा देर तक खींचे ना। क्या निमोनिया एक व्यक्ति से दूसरे में फैलता है? निमोनिया जब भी होता है कि ये सांस से फैलने वाले पैथोजेंस जो हैं उनकी वजह से होता है। तो अगर निमोनिया से पीड़ित व्यक्ति खांसता है तो पैथोजन आपका आसपास के हवा में, वातावरण में रहता है। तो दूसरा व्यक्ति जो नॉर्मल है या जिसकी इम्यूनिटी कम है, अगर वहाँ से गुजर रहा है और उसके साथ वो पैथोजन उसके लंग्स में जा रहे हैं तो हो सकता है, या ये देखा गया है कि टीबी जो फैलती है सांस में एक दूसरे से फैलती है। तो और या इसका सबसे बड़ा उदाहरण पास्ट में जो पैंडेमिक था कोविड का, वो देखने को मिल रहा है। तो जब भी, पहली बात तो एज ए सिविक सेंस, अगर आपको किसी खांसी या निमोनिया से पीड़ित हैं, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क पहने जिससे आप खांसने पर वो दूसरों तक न जाएं। या कफ एटिकेट का फॉलो करें, कफ एटिकेट को फॉलो करें। जब भी खांसी आए आपको, अगर आपके पास रुमाल नहीं है तो हाथ लगा लें, या फिर रुमाल है तो ज़रूर रुमाल रख लें या मास्क पहनें। दूसरा, आप जब भी बाहर जाते हैं तो ये देखें भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ क्राउड ज़्यादा है, हमें ये पता नहीं कौन सा व्यक्ति किस चीज़ से पीड़ित है। तो एज ए रूल, अगर आप किसी कम प्रतिरोधक क्षमता वाले या ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप मास्क लगा के जाएं।
बार बार होने वाला निमोनिया किस बीमारी का संकेत हो सकता है? देखिए, जब भी बार बार निमोनिया होता है, इसका मतलब कोई ऐसा कारक है जो आपके बाहर या तो हर समय मौजूद है, या आपके अंदर ऐसी चीज़ है जो उसको पनपने दे रही है, या पुरानी चीज़ आपकी ठीक नहीं हुई है। तो डेफिनेटली कोई चीज़ दोबारा हो रही है, उसमें हमें अपने चेस्ट फिजिशियन की सलाह लेनी है कि निमोनिया क्यों दोबारा हुआ। जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसे एड्स या HIV के मरीज़ हैं, उनमें कई वजहों से निमोनिया हो सकता है। या फिर जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनका खान पान पे अपना कंट्रोल नहीं है, दवाएं रेगुलर नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होते हैं। तीसरा, आप ऐसे वातावरण में काम कर रहे हैं जहाँ पॉल्यूटेंट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो भी आपको बार बार लंग्स में इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर दोबारा हो रही है, खास करके निमोनिया, ये गंभीर स्थिति की तरफ संकेत करते हैं, इसको इग्नोर ना करें। इसके लिए अपनी सलाह लें और अपने फिजिशियन से मिलकर इसका इलाज ढूंढें।